जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो रमज़ान बस शुरू ही होने वाला है और हम मुसलमानों के लिए रमज़ान एक बहुत अहम मंथ होता है। इसमें हम अपनी ना सिर्फ इनफरादी इबादत करते हैं बल्कि सोसाइटी से जुड़े हुए जो हमारे सोशल ऑब्लिगेशंस हैं उनको भी पूरा करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो इन तमाम ऑब्लिगेशन में जो सबसे अहम ऑब्लिगेशन है वो है ज़कात। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि एज ए सोसाइटी ज़कात क्यों बहुत ज़रूरी है और अगर हम अच्छी तरीके से ज़कात अदा करते हैं तो सोसाइटी में इस पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है और इस वीडियो के एंड तक आप अपनी पर्सनल ज़कात भी कैलकुलेट करना सीख सकेंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल फाइनेंस विद फैज़ान। इस्लाम एक कंप्लीट दीन है और वो इंसान को एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ भी प्रोवाइड करता है। और इसके अगर हम दो पार्ट्स बनाए तो एक को हम कहते हैं हुकूक अल्लाह, यानी अल्लाह से जुड़े हुए जो इंसान के राइट्स हैं, और हुकूकुल इबाद यानी इंसान से जुड़े हुए दूसरे इंसानों के ऊपर जो राइट्स हैं उनको भी इस्लाम बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो ज़कात एक ऐसा कोर प्रिंसिपल है जो कि इस्लाम में एक फाइनेंशियल मॉडल लेके आता है जिसमें वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके और पैसा जो है वो अमीरों के पास ही ना रह जाए बल्कि गरीबों में भी डिस्ट्रीब्यूट हो और वो भी सोसाइटी में अपलिफ्ट हो सके। इस्लाम में चैरिटी हमेशा गुड फेथ में खाली नहीं की जाती बल्कि ज़कात एक ऐसी चैरिटी है जिसे इस्लाम ने ऑब्लिगेटरी करार दिया है, जिसको हम कहते हैं फ़र्ज ऑफ इस्लाम। यानी अगर हम उसकी बात करें, जो लोग ज़कात के लिए एलिजिबल हैं वो ज़कात देते हैं तो उन्होंने इस्लाम के नज़र में बहुत अच्छा काम किया। और जो लोग ज़कात के लिए एलिजिबल हैं लेकिन वो किसी भी वजह से ज़कात नहीं दे रहे तो इस्लाम की नज़र में उन्होंने बेसिकली अपने सोसाइटी का रूल या सोसाइटी का राइट फॉलो नहीं किया। ज़कात का मकसद सिर्फ गरीबों की मदद करना नहीं है बल्कि एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाना है जो कि जस्ट हो और इसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट भी हो और हर बंदे के जहन में ये बात ज़ाहिर कर देनी है या उसके अंदर ये बात बिठा देनी है उसके दिमाग में कि तुम्हारे माल में से एक माल सोसाइटी का मौजूद है और उस तबके पे जाएगा जो कि उसके लिए डिजर्विंग है। इसी चीज़ को कुरान पाक की सूरह आल इमरान और वर्स नंबर 92 में इस तरीके से बयान किया है, तुम कभी भी नेकी को नहीं पा सकते जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में ना दो। अब जरा सोचिए, इंसान के लिए उसका माल उसके लिए कितना ज्यादा पसंदीदा चीज होती है, उसके लिए वो कितनी मेहनत करता है, उसके लिए वो कितने तरीके के सेक्रीफाइस से गुजरता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, कभी कभी तो अपने भूख प्यास का भी ख्याल नहीं करता और पैसा कमाने में जुड़ जाता है। लेकिन इस्लाम ये कहता है कि भाई ये जो तुम्हारा पैसा है सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुमने कमाया होगा, बहुत मेहनत से कमाया होगा, लेकिन अल्लाह की मदद से कमाया है। और अब ये तुम्हारे ऊपर फर्ज है कि अपनी इस इनकम में से अपने उन लोगों को, अपने उन भाइयों की मदद करो जो कि इतने वेल ऑफ नहीं है और उनकी मदद करके उनको भी अपलिफ्ट करने की कोशिश करो। यानी ज़कात बेसिकली फाइनेंशियल जनरोसिटी वाली इबादत है। और सिर्फ ज़कात नहीं, ये तो खैर फ़र्ज़ इबादत है, ये ऑब्लिगेटरी इबादत है, लेकिन जो ऑप्शनल इबादत होती हैं जिसको हम सदका और खैरात कहते हैं, इस्लाम इसको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इनकी सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि अगर कोई सोसाइटी में अनजस्ट वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो खुद ब खुद ही एक पॉइंट पे आके जस्टिफाई हो जाए और लोग आपस में इस तरीके से रह सके कि कोई भी तबका किसी भी छोटी से छोटी नेमत के लिए महरूम ना रह जाए। जब हम फॉरेन मीडिया की बात करें, उन्हें जब भी इस्लाम को पोर्ट्रे करना होता है या मुसलमान को पोर्ट्रे करके दिखाना होता है, वो हमेशा मुसलमान को नमाज पढ़ते हुए दिखाता है। इसका ये मतलब है कि मुसलमान की पहचान नमाज है और उसमें कोई शक नहीं है। नमाज इंसान मुसलमानों के लिए एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फरीज़ा है। कलमे के बाद नमाज का ही सबसे ज़्यादा हुक्म दिया जाता है। लेकिन कुरान के अंदर नमाज के साथ साथ ज़कात बहुत ज़्यादा एक साथ जोड़ के बयान किया जाता है और कुरान के अंदर कई मौके पे नमाज और ज़कात को साथ साथ जोड़ा गया है। इसका यह मतलब है कि जब भी नमाज की बात की जाती है, जो कि हुकूक अल्लाह की बात की जाती है, पर्सनल इबादत की बात की जाती है, उसमें तो फोकस करना ही करना है, उसमें कोई किस्म की रियायत नहीं है। लेकिन ज़कात एक ऐसी इबादत है, उसको भी बहुत तवज्जो के साथ और बहुत सही दिल के साथ अदा करने की ज़रूरत है और उसको भी बहुत बड़े अजर की बात की गई है। सूरह अल-बकरा की वर्स नंबर 110 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, नमाज कायम करो और ज़कात दो और जो नेकी तुम आगे भेजोगे तुम उसे अल्लाह के पास पाओगे। बेसिकली यहाँ पर हम ये बात क्लेम कर सकते हैं कि जैसे अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम अल्लाह से अपना एक कनेक्शन बनाएं, उसी तरीके से अल्लाह चाहते हैं हम एज ए सोसाइटी भी एक दूसरे से अच्छा कनेक्शन बनाएं। और जहाँ हुकूक अल्लाह की बात होती है उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, उतनी ही इंपॉर्टेंस हुकूकुल इबाद को भी देनी चाहिए और उसके ऊपर भी हमें उतनी ही मेहनत करनी चाहिए। यानी हमें एज अ मुस्लिम यहाँ पर एक बात समझनी चाहिए कि इस्लाम सिर्फ अल्लाह से ताल्लुक बनाना या अल्लाह की इबादत करना या अल्लाह के हुकूक अदा करने का नाम नहीं है और ये करना ही करना है। लेकिन इसके साथ साथ सोसाइटी से जुड़े हुए जो आपके रूल्स एंड आपके राइट्स हैं वो भी आपको पूरा करना है और सोसाइटी को भी सोसाइटी की तरह ट्रीट करना है और एक बैलेंस सिस्टम बना के चलना है जिसमें अल्लाह के हुकूक के साथ साथ सोसाइटी के हुकूक भी अदा हो रहे हो। तो आइए देखते हैं कुरान की मदद से और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस्लाम ज़कात देने पे किस किस्म के रिवॉर्ड्स को प्रॉमिस करता है
अगर आप ज़कात नहीं दे रहे या उसमें कोताही कर रहे हैं, तो किस किस्म की पनिशमेंट से इस्लाम आपको डराता है। सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 261 में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह की राह में अपना माल देते हैं, उनका माल उस एक दाने की तरह है जो 7 बालियों में निकलता है और हर बाल में 100 दाने होते हैं। अल्लाह जिसे चाहे बेशुमार बढ़ावा देता है। अगर इस आयत के ऊपर रोशनी डालें, तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत बात हमें समझाई जा रही है कि अल्लाह ज़कात देने वालों के माल में बढ़ावा भी देता है और उसमें बरकत भी देता है। बढ़ावे का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि शायद आपकी अमाउंट जो आपसे दूर हुई है, तो बज़ाहिर तौर पे तो आपको लग रहा है कि आपने कुछ अमाउंट में अपने कमी की है, लेकिन अल्लाह उस अमाउंट को भी आपको रिकवर करके दे देता है और शायद उससे ज़्यादा ही आपको रिकवर करके देता है। और अगर ये चीज़ नहीं हो रही, तो आपकी बाकी जो आपके पास माल है, उसमें एक बरकत आ जाती है। अच्छा, बरकत का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। अगर हम बरकत के कॉन्सेप्ट में बात करें, आपके पास जितना भी माल है, आपके लिए वो सेल्फ सैटिस्फाइंग है। आपको उससे ज़्यादा माल की ज़रूरत ही नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना बरकत का, हमें इसकी तरफ भी स्ट्राइव करने की ज़रूरत है और हमें अपनी दुआओं में बरकत को माँगना चाहिए। हम बेसिकली क्वांटिटी की तरफ जा रहे होते हैं। हम हमेशा क्वांटिटी की तरफ दुआ भी माँग रहे होते हैं और ये गलत चीज़ नहीं है। ज़्यादा माल की चाहत होना या ज़्यादा रिसोर्सेज़ की चाहत होना, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर हम बरकत की तरफ जाएँ कि हमारे पास जितना भी है, अल्लाह ने दिया है, बहुत अच्छा दिया है और इसके अंदर ही अपने बरकत को तलाश करें और बरकत माँगे अल्लाह से कि भाई जितना भी है हमारे पास, उसी के अंदर हमारा गुज़ारा हो जाए। तो ये कॉन्सेप्ट भी बहुत खूबसूरत है। इसी तरीके से अगर आप ज़कात नहीं दे रहे, तो कुरान कुछ इस तरीके से इरशाद फरमाता है। सूरह तौबा वर्स 34-35 के दरमियान अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में नहीं खर्च करते, उनको दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दो। जिस दिन ये सोना और चांदी जहन्नम की आग में गर्म किए जाएंगे और इन्हीं से उनकी पेशानियां, पीठ और पहलू दाग दिए जाएंगे। अब ज़रा सोचिए, अल्लाह ने हुकूकुल इबाद को कितना ज़्यादा फोकस किया है और कितनी बड़ी वही सुनाई है उन लोगों के अगेंस्ट जो ज़कात नहीं दे रहे और माल को अपने लिए ही जमा कर रहे हैं। इस्लामिक गवर्नमेंट की बात की जाए तो ज़कात एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पिलर है और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, जो कि इस्लाम के पहले खलीफा थे, उनके दौरे हुकूमत में जब लोगों ने ज़कात देने से इनकार किया, तो उन्होंने उनके खिलाफ जंग की। अगर ज़कात की बात की जाए, तो ज़कात सिर्फ इस्लाम में फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन इस्लाम से पहले जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स थे, उनके अंदर भी ज़कात को फ़र्ज़ किया गया था। उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट थी, लेकिन आइए देखते हैं कि डिफरेंट रिलीजन्स में किस किस्म की चैरिटी ऑब्लिगेटरी की गई थी। अगर जुडिज़म की बात करें, तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम मौजूद था, जिसपे अमीर जो है अपनी इनकम का 10% गरीब तबके को देती थी। इस सिस्टम को कुछ कहते थे मासिर किसाफिम, अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है तो। तौरात में लिखा है, गरीबों को खुशी से दो और अल्लाह तुम्हें और काम में बरकत देगा। 15:10। अब आइए देखते हैं कि क्या क्रिश्चियनिटी में भी ज़कात से सिमिलर कोई कॉन्सेप्ट हमें मिलता है? तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ। बेसिकली क्रिश्चियनिटी के अंदर भी एक कॉन्सेप्ट है टाइथिंग, इफ माय प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट, जिसमें वन पार्ट ऑफ द इनकम जो है गरीबों में बांटी जाती है। जो गरीबों पर खर्च करता है, वो अल्लाह को कर्ज देता है और अल्लाह इसे बढ़ावा देगा। चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 70। यानी अगर आप हर डिवाइन रिलीजन की बात करें, तो सबके अंदर किसी ना किसी तौर पे जो चैरिटी है, फाइनेंशियल चैरिटी है, उसका कॉन्सेप्ट मिलता है। लेकिन ज़कात एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड निज़ाम है, जिसने बहुत ज़्यादा क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए और बहुत ज़्यादा कैटेगरीज बना दी, जिसके तहत ज़कात देना और ज़कात की कैलकुलेशन बहुत आसान प्रोसेस बन जाती है। यानी एक बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस या वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बन जाता है। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि ज़कात एक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, यानी इसे पूरा करना, अगर आप साहिब निसाब हैं और एक सर्टेन स्टैंडर्ड के ऊपर आपकी इनकम है और सर्टेन स्टैंडर्ड के ऊपर आपकी सेविंग्स हैं, तो आपने ज़कात देनी ही देनी है। यानी ये वाजिब या फ़र्ज़ इबादत है। जबकि सदका और खैरात एक ऑप्शनल चैरिटी है, आप देते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं देते तो उसकी कोई पकड़ नहीं है। लेकिन ज़कात इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और इसको अगर हम थोड़े अच्छे तरीके से समझें कि आपने बेसिकली सोसाइटी के हर एस्पेक्ट को या हर बंदे को इतना पावर दे दी है या इतना माल दे दिया है कि अब वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता है। तो अगर हम इस तरीके से सोचें, तो कितना अच्छा होगा किसी भी सर्कुलेट इकोनॉमी के लिए कि उसके अंदर इतना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, क्योंकि जितना ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होगा, उतना उस इकोनॉमी के लिए ये अच्छी बात होती है। अब आइए देखते हैं कैसे ज़कात देने से इकोनॉमी और फाइनेंस के ऊपर इम्प्रूवमेंट होती है। तो देखिए, ये हमने चीज़ डिस्कस की है और ये बार-बार डिस्कस की है कि ज़कात देने से होता ये है कि अमीर के पास जो पैसा जमा था, उसमें से एक हिस्सा गरीबों तक चला जाता है। अब इससे होता क्या है? इससे 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो इसका फ़ायदा है, वो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। यानी अमीर के ज़हन में ये बात भी आ जाती है कि उसके माल में कुछ हिस्सा जो है गरीबों का है। तो उसका पैसा जो अमीर के पास था, वो उठ के गरीब के पास भी चला गया, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो गई। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जब ये पैसा गरीब के पास गया, तो ये जो गरीब है अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। उससे कोई अपने लिए खाने का सामान लेगा, कोई
अपने लिए कोई कपड़े लेगा या अपने लिए कोई रोज़गार का सामान खरीदेगा, तो कुछ ना कुछ करके वो इकोनॉमी में पॉजिटिव इम्पैक्ट ही क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर अमीर के पास ये पैसा पड़ा होता, शायद वो खर्च भी ना कर रहा होता। लेकिन गरीब के पास ये पैसा जब जाएगा तो वो खर्च करेगा ही, और ये एक इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता। अब अगर यहाँ पे इस्लाम से हट के भी थोड़ी-सी बात करें, तो इतनी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इन्होंने भी कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाया है, जिसपे वो अमीरों पर टैक्स लगाती है और वही टैक्स जो है अपनी सोसाइटी के या वीकर लोगों के ऊपर खर्च करती है। जैसे कि हम इसकी एग्ज़ाम्पल दें, तो अमेरिका के अंदर भी कुछ इस तरीके का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, जिसमें वेल्दी लोगों को ज़्यादा टैक्स चार्ज किया जाता है, और वो जो पैसे उनसे चार्ज किए जाते हैं, उसमें से जो वीकर तबका ऑफ द सोसाइटी है, उस पे पैसे खर्च किए जाते हैं, उनके मेडिकल पे खर्च किए जाते हैं या उनकी अपलिफ्टिंग पे खर्च किए जाते हैं। इससे ये बात साफ ज़ाहिर होती है कि पैसा अगर चंद लोगों के पास ही जमा होकर रह जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिव नहीं रहेगा, और किसी न किसी ऐसे प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम की नीड है, जो कि वेल्थ को रिडिस्ट्रीब्यूट करती रहे, और जैसे ही वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ आती जाएगी। तो अगर मैं ये बात कहूँ कि ज़कात एक सेल्फ सस्टेनिंग सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, तो इसमें कोई चीज़ गलत नहीं होगी, और ये इतना इंपॉर्टेंट पिलर है कि आपने हर साल इसको अदा करना है। तो हर साल कुछ ना कुछ पैसा गरीबों तक जाएगा, और वो अपनी ज़रूरत को भी पूरा करेंगे और इकोनॉमी में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होंगे। एक मज़े की बात है, और अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो शायद लोगों को समझ में भी ना आए, लेकिन ये है कि ज़कात अदा करने से आप अपना रिस्क कम कर रहे हैं। अब ये सोचने की बात है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, और 10 करोड़ के ऊपर जो ज़कात बनती है वो तकरीबन 25 लाख बनती है। तो आपने अपनी जो वेल्थ है उसका 2.5% जब गरीबों को दिया, तो ये जो 25% है इतना ज़्यादा रोल ओवर होगा। जैसे आपने ये 25 लाख रुपए दिए, अब गरीब इससे अपने लिए ज़रूरत का सामान लेगा, खाने-पीने का सामान लेगा, लेट्स से कपड़े वगैरह लेगा, अपने लिए रोज़गार बनाएगा। तो ये पैसा भी जो है इकोनॉमी में सर्कुलेट होगा। अब जब ये पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा, इससे होगा ये कि मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई बढ़ जाएगी। देखिए, अगर हम एक बिज़नेसमैन के एस्पेक्ट से सोचें, तो वो कुछ ना कुछ तो माल सप्लाई कर रहा होगा ना, और उसके लिए उस माल को खरीदने के लिए जितने ज़्यादा बायर्स होंगे, उसके लिए उतना ही प्रॉफिट है कि नहीं है? तो यानी अगर मार्केट के अंदर एक क्लोज़ सिस्टम नहीं है, क्लोज़ सिस्टम का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के पास ही पैसा है और कुछ लोग ही उसके अंदर इन्वेस्टेड हैं। अगर मार्केट एक ओपन सिस्टम पे आ जाती है और फिर डिमांड एंड सप्लाई के गेम स्टार्ट हो जाता है, तो इसके अंदर इकोनॉमी में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पर जब आप 2.5% गरीबों में देते हैं, तो ये एक तरीके से आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई ही कर रहे हैं, यानी सोसाइटी को गिव बैक करके आप उससे जो रोल ओवर या रिपल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके ही बिजनेस को फायदा दे रहा होगा लॉन्ग रन में। इस पे ज़रा सोचने की ज़रूरत है। अब अगर हम मॉडर्न टर्म्स में बात करें, तो ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि रिसेशन और इन्फ्लेशन को बहुत अच्छी तरीके से बीट करता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसे है कि जब भी रिसेशन आता है, लोगों की बाइंग पावर बहुत कम हो जाती है। अच्छा, मिडिल क्लास तो खैर इसमें इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये जो गरीब तबका होता है, उसकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब अगर एक अमीर आदमी ज़कात देता है और इस लोअर तबके को उठाने की कोशिश करता है, तो उससे होगा ये कि इनकी बाइंग पावर में इज़ाफ़ा होगा। जब इनकी बाइंग पावर में इज़ाफ़ा होगा, तो जो इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, वो खुद ब खुद ही तेज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। खुद ब खुद ही इकोनॉमी के अंदर डिमांड बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी, खुद ब खुद प्रोडक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी, और ये पैसा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि जब 2020 में कोविड आया, तो आपने देखा होगा कि डिफरेंट गवर्नमेंट से स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करना स्टार्ट किए थे। अब अगर थोड़ी देर के लिए सोचें ऐसा क्या हुआ और उस पैसे ने अगले 2 साल में क्या किया? अब जब लोगों को पैसे मिलना स्टार्ट हुए, तो उन्होंने अपनी बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी, जो उस वक़्त फँसे हुए थे। उस वक़्त ये कोई मेडिकल सामान भी हो सकता था, मास्क भी हो सकते थे, किट्स वगैरह भी हो सकती थी। जो भी उनको सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए ज़रूरत था, उन्होंने वो परचेज़ किया। उसके बाद अगर वो पैसा बच गया, फिर उन्होंने उस पैसे के साथ क्या किया? उन्होंने वो पैसे से डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदना स्टार्ट हुई, अपने बिज़नेस में लगाना स्टार्ट किया। तो अब हुआ ये कि जैसे ही कोविड की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई, तो मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा बूम आना स्टार्ट हुआ, और दुनिया की इकोनॉमी जो कि स्लो डाउन हुई थी, वो एक झटके से ऊपर जाना स्टार्ट हुई, और इतना इकोनॉमिक बूम था कि अगर हम टेक सेक्टर की बात करें, तो एक अच्छा इंजीनियर, वेब इंजीनियर या अच्छा अच्छा डेवलपमेंट इंजीनियर मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट था। एक कंपनी उसको इतना पैसा देने के लिए तैयार थी कि वो एक जगह पे टिक ही नहीं रहा था। तो ये फ़ायदा होता है जब हम पैसे को सर्कुलेट करके रखते हैं, और अगर इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के कंट्रोल को बैलेंस किया जाए और डिमांड एंड सप्लाई को रेगुलेट किया जाए, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि ज़कात एक तरीके से इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करके रखती है। यानी ज़कात एक ऐसा सिस्टम है जो कि बिज़नेसेस को भी बहुत ज़्यादा फ़ेवर करता है। इसकी मिसाल कुछ ऐसी है कि अगर प्रॉपर ज़कात दी जाए, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ, जैसे भी हमने यूएस की एग्ज़ाम्पल दी, कुछ ना कुछ ऐसा पैसा भी बच जाएगा जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। यानी लोग अपना कुछ ना कुछ कारोबार करना स्टार्ट कर सकते हैं।
अब वो अगर छोटे से छोटा ठेला ये है जिसपे फल या वेजिटेबल्स वगैरह सेल हो रहे हैं, तो आप सोचें कितने जो घर हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएँगे, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँगे। और अगर यही पैसा अगर हम फर्स्ट केस में भी जाएँ, जब लोगों ने अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, तो कितने ज़्यादा ऐसे बिज़नेस थे जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया था और कितने ज़्यादा डिमांड बढ़ने से उन्होंने कितना ज़्यादा अपने बिज़नेस में इज़ाफ़ा किया था और उनके प्रॉफ़िट्स कितने ज़्यादा हो गए थे। अब तक हमने ज़कात की इम्पोर्टेंस के ऊपर बात कर ली है, तो अब आइए देखते हैं ज़कात किन-किन लोगों को दी जा सकती है। सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सदक़ात सिर्फ़ फ़कीरों, मसाकीन, ज़कात के काम करने वाले, जिन लोगों ने दिल जीतने हैं, गुलामों की आज़ादी, कर्ज़दार लोग, अल्लाह के दीन और मुसाफिरों के लिए है। अगर इस आयत पर रोशनी डालें तो हमें ये बात समझ आती है कि ज़कात को अदा करने के लिए हमें 8 कैटेगरीज़ नज़र आती हैं और इन 8 तबक़ात को ज़कात दी जा सकती है। आइए एक-एक करके देखते हैं। तो इन सब में सबसे पहली कैटेगरी फ़ुक़रा की कैटेगरी है। ये वो लोग होते हैं जो कि इंतहाई गरीब होते हैं और इनके पास इनकी बेसिक नीड भी पूरी करने के लिए पैसे नहीं होते हैं। इसके बाद की जो कैटेगरी है वो मसाकीन है। मसाकीन के पास मसाकीन वो लोग होते हैं जो गरीब तो होते हैं लेकिन इनके पास कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। इसके बाद ज़कात उन लोगों को भी अदा की जा सकती है जो कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हों और इनका मकसद ज़कात को इकट्ठा करना ही होता है। क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी के अंदर या इस्लामिक जब हम गवर्नेंस की बात करें तो ये हुकूमत का काम होता है कि वो ज़कात कलेक्ट करें। तो अगर एक ऐसा इदारा है जिसमें लोग ज़कात को इकट्ठा कर रहे हैं तो उनकी जो सैलरीज़ है वो भी ज़कात से दी जा सकती हैं। ज़कात बेसिकली उन न्यू मुस्लिम्स को भी दी जा सकती है जो कि नए-नए इस्लाम के दायरे में दाखिल हुए हैं और इसी वजह से वो किसी न किसी फाइनेंशियल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। जैसे किसी सोशल बायकॉट या उनके घरवालों ने घर से निकाल दिया है, इस तरीके की जो भी सिचुएशंस होती हैं, तो ज़कात से उन लोगों की मदद भी की जा सकती है। इसके साथ-साथ पुराने वक़्तों में गुलाम का कॉन्सेप्ट भी था, उन स्लेवरी से निकालने के लिए भी ज़कात दी जा सकती है। अब क्योंकि हालिया दौर में स्लेवरी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है, तो ये चीज़ अब हमें नज़र नहीं आती। इसके साथ-साथ ज़कात जो है, कर्ज़दारों को कर्ज़ अदा करने के लिए भी अदा की जा सकती है। अगर कोई बंदा कर्ज़ में है, वो कर्ज़ अदा नहीं कर पा रहा, तो कर्ज़ अदायगी के लिए ज़कात दी जा सकती है। और यहाँ पर हमें बात समझने की ज़रूरत है कि कर्ज़ एक ऐसा इस्लाम का कॉन्सेप्ट है जिसको वो पसंद नहीं करता और यहाँ पर एक हदीस भी है जिसमें आप वसल्लम ने, जो कि रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन उन्होंने एक सहाबी का जनाजा इस वजह से नहीं पढ़ाया था क्योंकि वो किसी दूसरे सहाबी के कर्ज में थे। तो यहाँ पर कर्ज की अदायगी, जिसको हम बहुत छोटा मुद्दा समझते हैं, इस्लाम ने इसको भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। और अगर कोई बंदा कर्जदार है और जेन्युइनली किसी न किसी क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो आप उस बंदे की मदद करने के लिए ज़कात अदा कर सकते हैं। इसके साथ-साथ ज़कात अदा करने के लिए कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो फ़ी सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। अब चाहे वो जॉब्स क्रिएट कर रहे हों, चाहे वो मेडिकल पर्पसेस हों, चाहे वो एजुकेशन पर्पस हों, चाहे वो ऑर्फन्स या बेवा लोगों की मदद करने के सूरत में हो, ऐसे बहुत सारा बेशुमार इदारे पाकिस्तान में ख़ास करके मौजूद हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल SIUT, इंडस हॉस्पिटल, एदी और आप देखेंगे छिपा एम्बुलेंस, इन तमाम के तमाम वो इदारे हैं जो कि आपकी ज़कात को लेते, आपसे ज़कात लेते हैं और लोगों पे खर्च कर रहे होते हैं। इसके साथ-साथ अगर कोई बंदा अपने घर से दूर है और वो एक ऐसी सिचुएशन में आ गया कि उसके पास बिल्कुल पैसे ख़त्म हो गए, तो ऐसे मुसाफिरों को भी ज़कात अदा की जा सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है और सही बुखारी से इसको लिया गया है। अगर कोई आदमी इस हालत में मरे कि उसे ज़कात ना दी, तो क़यामत के दिन उसका माल एक ज़हरीले सांप की शक्ल में होगा, जो उसके गले में होगा और कहता होगा, मैं तेरा माल हूँ, मैं तेरी ज़कात ना देने का अंजाम हूँ। अब इन कैटेगरीज़ को और इस हदीस को सुन के ये बात तो समझ आती है कि इस्लाम बेसिकली जो गरीब तबका है, उसको अपलिफ्ट करना कितना इम्पोर्टेंट समझता है और कैसे आपके माल में उसका हक समझता है। यानी आप अगर अपना ज़कात नहीं दे रहे, तो कितना बड़ा आप एक जुर्म कर रहे हैं इस्लाम की नज़र में, ये इस हदीस से भी बात समझ आती है। अब आइए देखते हैं कि कैटेगरीज़ के अंदर भी इस्लाम ने किस खूबसूरती से कुछ ऐसे रिलेशंस भी बनाए हैं जिनको ज़कात नहीं दी जा सकती और ऐसा क्यों है, आइए देखते हैं। जहाँ पे इस्लाम फाइनेंशियल जेनरसिटी को इस्लाम की शक्ल में प्रमोट करता है, वहीं पे इस्लाम अपने ब्लड रिलेटिव्स को ज़कात ना देने पे आपको फोर्स करता है कि आप अपने ब्लड रिलेटिव्स को ज़कात नहीं दे सकते हैं। आइए देखते हैं कुरान में इसके बारे में क्या इरशाद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में, जो कि सही मुस्लिम से ली गई है, उसमें इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बालिग, तुम्हारे बहन, तुम्हारे भाई और तुम्हारे घर वाले सबसे ज़्यादा हक रखते हैं तुम्हारी खिदमत का। इस हदीस का मतलब क्या है? अगर हम इस हदीस का मतलब समझें तो बेसिकली जो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि चैरिटी बिगेन्स एट होम, इस कॉन्सेप्ट को इस्लाम ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था और इसके तहत आपकी फैमिली आपके लिए सबसे पहले आती है और इनके ऊपर जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं, ये बेहतरीन किस्म की चैरिटी समझी जाती है। यानी आपके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनका आपके माल पर सबसे पहला हक है और इसके बाद अगर आपका कुछ माल बच जाता है और उस पर ज़कात अदा करनी होगी, तो वो आपके खानदान के बाहर अदा की जाएगी। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि बेसिकली
इस्लाम का जो फ़िक़्ह का कॉन्सेप्ट है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बयान किए जाते हैं, वो 4 इमामों से ज़्यादातर लिए जाते हैं और उन इमाम में जिसके रूल्स एंड रेगुलेशन हम सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं या वर्ल्ड वाइड मुसलमान सबसे ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, वो इमाम अबू हनीफ़ा हैं। तो इमाम अबू हनीफ़ा के मुताबिक हम फ़िक़्ह के मसाइल में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका ताल्लुक किसी और इमाम से है, तो आप उस हिसाब से अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फ़ॉलो कर सकते हैं। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस्लाम में किन-किन लोगों को ज़कात नहीं दी जा सकती। तो टॉप ऑफ द लिस्ट आपके जो है इसको समझने का तरीक़ेकार ये है कि आपके जो वालिदैन हैं, आप उनको ज़कात नहीं दे सकते। अच्छा, जब हम वालिदैन का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो उनमें सिर्फ़ आपके माँ-बाप शामिल नहीं हैं, बल्कि उनके भी माँ-बाप शामिल हैं। यानी आप अपने वर्टिकल लाइनेज को ज़कात नहीं दे सकते। इसी तरीके से आप अपने वर्टिकल लाइनेज में अपनी औलादों में भी ज़कात नहीं दे सकते। जैसे आपके बेटा या बेटी और उनकी भी औलाद को आप ज़कात नहीं दे सकते। इसी के साथ-साथ अगर हम बात करें, तो हस्बैंड अपनी वाइफ़ को ज़कात नहीं दे सकता और वाइफ़ अपने हस्बैंड को ज़कात नहीं दे सकती। इसकी वजह ये है कि हस्बैंड का तो काम ही अपनी वाइफ़ की तमाम फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है। और अगर हम वाइफ़ के तौर पे ये बात को समझें कि वाइफ़ अगर ज़कात देने के हैसियत रखती भी है, तो वो अपने हस्बैंड को ज़कात नहीं दे सकती और वो भी अपने किसी ब्लड रिलेटिव को ज़कात नहीं दे सकती। इनके अलावा आपके कोई ऐसे रिलेटिव जो आप पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, इनको आप ज़कात दे सकते हैं। जैसे कि बहन, भाई, चाचा, चाची, मामू, मामानी, इस तरीके के जो आपके रिश्तेदार होते हैं, आप पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होते और आप उनको ज़कात दे सकते हैं। तिरमिज़ी में एक हदीस में फरमाया गया है, जो शख्स किसी गरीबी रिश्तेदार को सदका देता है, उसको 2 गुना अजर मिलेगा। एक रिश्तेदारी निभाने का और दूसरा सदका का। अब यहाँ पर एक बात हमें समझनी चाहिए कि अगर आपके रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं, माली परेशानी उनके ऊपर आई हुई है, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प करना इस्लाम कितना पसंद करता है कि एक तो रिश्तेदारी निभाने का भी सवाब देगा और दूसरा जो आपने पैसा खर्च किया है, उसका भी सवाब आपको देगा। अब अगर आप समझें कि इस्लाम कितने खूबसूरत तरीके से और कितने अच्छे तरीके से फैमिली सिस्टम को सपोर्ट करता है कि आपके करीबी रिलेटिव्स का जो खर्चा है, वो आप पर फ़र्ज़ी कर दिया गया है। आपके माँ-बाप हो गए, आपकी औलाद हो गई, आपकी बीवी हो गई, इनका खर्चा आप पे फ़र्ज़ कर दिया गया है। यानी आपको ये करना ही करना है, ये आपके शरई फ़राइज़ में शामिल होता है। और इसके अलावा अगर आपके पास कुछ पैसे बच जाते हैं, तो उसके हकदार भी फिर सबसे पहले आपके जो वो करीबी रिश्तेदार हो जाते हैं, जो ज़कात ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बच जाता है, तो आप आउट ऑफ द फैमिली दे सकते हैं। यानी अगर हम सोचें कि अगर इस तरीके का सिस्टम हम इन रियलिटी आ जाए और प्रैक्टिकल में हम सब इस तरीके के सिस्टम पे अमल करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे करीब में कोई भी ऐसा बंदा नहीं रह जाएगा, जो कहीं न कहीं फाइनेंशियल परेशानी का शिकार हो। हम बेसिकली इस सिस्टम को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करते, इसी वजह से जो है हमें सोसाइटी के अंदर अनजस्ट बिहेवियर नज़र आता है। एक हदीस है जो सही बुखारी, सही मुस्लिम से ली गई है। इसमें फरमाया जाता है, जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी फैमिली पर खर्च करता है, वो भी अल्लाह की राह में सदका लिखा जाता है। यानी आप अपनी फैमिली में भी अगर खर्च कर रहे हो, तो अल्लाह के नज़दीक आपने एक सदका अदा किया है। इसी तरीके से इस्लाम अपने फैमिली के ऊपर खर्च करने पे आपको इतना ज़्यादा रिवॉर्ड करता है और इसी तरीके से सोसाइटी का पार्ट होते हुए आपको ये बात की तलकीन करता है कि अपनी सोसाइटी के उन लोगों पे भी खर्च करो, जो कि आपके पैसों के हकदार हैं, यानी ज़कात के मुस्तहिक हैं। इसके साथ अगर सिर्फ इस्लाम में अपनी फैमिली का ही खर्च इंपॉर्टेंट होता, तो आप देखें सोसाइटी के अंदर इस तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाती। और अगर सिर्फ और सिर्फ ज़कात अपनी फैमिली में ही दी जानी शुरू हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये जो पैसा है सिर्फ एक ही क्लास के अंदर रेगुलेट हो रहा होगा या एक ही क्लास के पास ये पैसा जमा रहेगा और इसके साथ-साथ सोसाइटी के दूसरे हिस्सों तक ये माल नहीं पहुँचता। कितने खूबसूरत तरीके से इस्लाम ने सिस्टम को बनाया है कि आप सबसे पहले अपने घर को सेटल करें, घर के खर्चों को पूरा करें, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों के पास जाएँ, उसके बाद माल बचता है तो अपने सोसाइटी के दीगर एलिमेंट को सपोर्ट करें। इससे ये होगा कि आपकी सोसाइटी के अंदर ज़ाहिर है आपसे आपकी फैमिली से हट के लोग भी रहते होंगे, आपके पड़ोसी हैं और आपको पता होगा शायद आपके काम करने वाले लोग हैं। इस तरीके से आप उनकी मदद जब करेंगे, तो इतने वाइड सर्कल के ऊपर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होगी, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इब्न माजा जो एक हदीस की किताब है, उसमें एक हदीस रिवायत होती है, अल्लाह ताला उस शख्स पर रहम नहीं करता जो अपने मोहताज भाई का हक मारता है। तो अगर हम इस्लाम को एज़ अ दीन समझें, तो इस्लाम के अंदर अपने भाइयों की या अपने रिश्तेदारों की मदद करना कितना इंपॉर्टेंट है, इस हदीस से हमें बात समझ आती है। साहिब निसाब की कैटेगरी बनाएं, तो सबसे पहले अगर आपके पास प्योर गोल्ड है, तो अगर आपके पास प्योर गोल्ड है, तो आपके पास 7.5 तोला गोल्ड अगर मौजूद है, तो आप साहिब निसाब हैं। और अगर आपके पास सिर्फ प्योर सिल्वर है, तो आपके पास 52 तोला चांदी होनी चाहिए, तो आप साहिब निसाब हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ट्रेडिंग गुड्स की बात करें, तो ट्रेडिंग गुड्स में आपके पास आपका माल है, सबसे पहले तो एक कॉमन चीज़ माल है। फिर स्टॉक की बात हम करें तो शेयर्स वगैरह अगर आपके पास मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप अपनी कोई दुकान वगैरह चला रहे हैं और दुकान के अंदर भी आपका कोई माल मौजूद है और वो माल की वैल्यू भी तकरीबन 7.5 तोला गोल्ड या 52 तोला चांदी की जो निसाब की वैल्यू बनेगी, उससे अगर ज़्यादा है, तो आप पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब एक अहम मुद्दा समझते हैं
कि अगर आपके पास ये 3 पॉसिबल कॉम्बिनेशन मौजूद हैं, यानी आपके पास सोना भी मौजूद है, सिल्वर भी मौजूद है और माल तिजारत भी मौजूद है, या सिर्फ मेजॉरिटी केस में आज की तारीख की अगर आप बात करें तो किसी के पास सोना और माल तिजारत दोनों मौजूद होगा, उस केस में जो निसाब की अमाउंट डिटरमाइन होती है वो सिल्वर से डिटरमाइन होती है। यानी मार्केट में 52.5 तोला चांदी की जो वैल्यू है उससे बड़ी आपके पास अमाउंट मौजूद है टोटल इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड माली तिजारत, तो फिर आप ज़कात के मुस्तहिक हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल कुछ ऐसी है कि जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो जो 1 तोला 1 तोला चांदी की वैल्यू तकरीबन 3,500 रुपये मौजूद है, और अगर हम माल निसाब इससे बनाएं तो लगभग ये 1,90-2 लाख रुपए के करीब अमाउंट बन जाती है। तो अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा ऐसी अमाउंट मौजूद है या कॉम्बिनेशन मौजूद है सोने का और माल तिजारत का, तो अब आपके पास ज़कात आप पे वाजिब हो जाती है, शर्त ये कि आप कोई कर्ज़दार ना हो। इसके साथ-साथ ज़कात जो है ज़मीन से निकलने वाले अनाज पर भी लागू होती है, और अगर आपके पास कोई लाइव स्टॉक है, यानी आपके पास भेड़-बकरियाँ हैं जिनमें शीप्स वगैरह भी शामिल है, गोट्स वगैरह भी शामिल है, कैमल्स भी शामिल है, इनके ऊपर भी ज़कात लागू होती है। अब आइए देखते हैं कि ज़कात एग्रीकल्चर लैंड पे या लाइव स्टॉक पे कैसे कैलकुलेट की जाती है। कुरान में सूरह नम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और अल्लाह की दी हुई हर फसल का हक उस दिन दो जब उसे काटो। फसल की ज़कात का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी फसल को जो पानी दिया है वो किस किस्म का था। अगर वो बारिश का पानी है तो ज़कात का रेट कुछ डिफरेंट है, और अगर वो मीठा पानी कहीं और से आता है तो उसका रेट कुछ डिफरेंट है। यहाँ भी इस्लाम का हुस्न है कि अगर आपने अपने जो प्रोडक्शन की है वो बारिश के पानी से ज़्यादा की है तो फिर आपके जो फसल पे ज़कात है वो 10% है। और अगर आपने कोई पेड इरिगेशन सिस्टम लिया है, जैसे आज के वक्त में पानी इतनी आसानी से नहीं आता तो आप ट्यूबवेल या इस तरीके के सोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उस केस में देखिए आपने पहले ही खर्चा किया हुआ है, तो यहाँ पर ज़कात की वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती है और सिर्फ 5% ज़कात देनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप जिस फिगे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके उलमा से एक सवाल करें और इससे अपना जवाब हासिल करें कि अगर आपने जो भी प्रोडक्शन की है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आपने वीट की प्रोडक्शन की है और आपने मार्केट में 100 टन लेट्स से वीट लेके जा रहे हैं, तो अब ये जो ज़कात आप अदा करेंगे ये वीट की शक्ल में ही अदा करेंगे, या वीट को बेच के जो पैसा आपको मिलता है उसका 10% या 5% जो भी आप एलिजिबल हैं उस पर्पस को उस वैल्यू को आप ज़कात के तौर पे अदा करेंगे। ये मसला हर फिगर के लिए डिफरेंट हो सकता है। अबू दाऊद में एक हदीस बयान की गई है, जिस शख्स के पास 40 बकरियां हैं उस पर एक बकरी ज़कात है। यानी लाइव स्टॉक भी एक ऐसी कैटेगरी है जिस पर ज़कात बनती है। अब इसके जो रूल्स हैं थोड़े से टेक्निकल हैं और वीडियो में कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे, इसीलिए बेहतर है कि अगर आप ज़कात अदा करना चाह रहे हैं लाइव स्टॉक के ऊपर तो आप अपने करीबी उलमा के पास जाएं और उनसे इस मसले को समझें। अब आपको समझ आ गया होगा कि साहिब निसाब कौन होता है और उसे किस तरीके से ज़कात अदा करनी चाहिए। तो आइए एक्सेल शीट में एक आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ किस तरीके से आप अपनी ज़कात को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसमें आपको किन-किन चीज़ों का ख़्याल रखना होगा। चलते हैं एक्सेल शीट की तरफ। इस शीट के अंदर सबसे पहले आपने जो देखना है वो ये है कि आपने अपने निसाब की डेट को फिक्स करना है। बहुत से लोगों के लिए ये डेट रमज़ान को रमज़ान चल रही होती है क्योंकि हम रमज़ान में ज़कात को देख रहे होते हैं। लेकिन वंस अगेन आप पे ज़कात जिस दिन फ़र्ज़ हुई है वो डेट आपको पता होनी चाहिए, वो डेट यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद आपने करना है कि आपने प्राइस ऑफ सिल्वर और प्राइस ऑफ गोल्ड को लिखना है करंट मार्केट को देखते हुए। तो पाकिस्तान में आज के दिन जो प्राइस ऑफ सिल्वर है तकरीबन 3400 रुपीज़ है और प्राइस ऑफ गोल्ड तकरीबन 3,09,000 है। इसको मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर इज़ 3,442 एंड प्राइस ऑफ गोल्ड इज़ 3,08,900। तो अपनी शीट में वापसी आते हैं। अब आपने करना ये है कि आपने अपने तमाम के तमाम एसेट्स को यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देना है। एसेट्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपका बैंक अकाउंट है। तो आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी पैसे थे उनको लिख दिया। अब किसी के पास मल्टीपल बैंक अकाउंट्स है तो वो अपने तमाम बैंक अकाउंट्स के एसेट्स को लिख देगा। फॉर एग्जांपल बैंक 1 में आपके पास 1 लाख रुपए थे, बैंक 2 में आपके पास 2 लाख थे और बैंक नंबर 3 में आपके 5,000 थे। तो आपने सबसे पहले बैंक के पैसे लिख दिए। इसके बाद आपने जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं स्टॉक्स की शक्ल में, म्यूचुअल फंड की शक्ल में, उनका नंबर आता है। यानी हमने म्यूचुअल फंड 1 में देखा कि आपके पास 4 लाख रुपए थे, म्यूचुअल फंड 2 में देखा कि हमारे पास 2 लाख रुपए थे, स्टॉक्स में हमने देखा हमारे पास 4 लाख थे। आपने सबको लिस्ट डाउन करना है। इसके साथ साथ अगर आप एक दुकानदार हैं तो यहाँ पर आपके पास जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हैं वो भी आएंगी। इसके बाद अगर आपने अपने कुछ दोस्तों को लोन दिया हुआ है वो भी यहाँ पर शामिल करें, क्योंकि वो लोन ऐसा लोन होना चाहिए जिसकी उम्मीद है कि आपको वापसी मिलेगा। तो लोन नंबर 1 25,000 रुपये था, हमने किसी दोस्त को दिया, हमने यहाँ पर शामिल कर लिया। लोन नंबर 2 हमने 30,000 रुपये लिखा, किसी दोस्त को दिया था, हमने यहाँ पे ये भी शामिल कर लिया। इसके साथ साथ आपके पास जितना भी कैश इन हैंड है ये भी यहाँ पर लिखा जाएगा। अब वो कैश इन हैंड किसी मकसद के लिए भी हो, फॉर एग्जाम्पल कुर्बानी की नीयत से हो, किसी बच्चे की स्कूल की फीस हो, कुछ भी हो, यहाँ पर ये लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ आपके पास कोई फॉरेन करेंसी है अदर देन द लोकल करेंसी, तो ये भी आप यहाँ पे शामिल करेंगे। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट मसला है या मुद्दा है कमेटी के हवाले से। हम लोग बहुत ज़्यादा कमेटीज़ भर रहे होते हैं तो हमें कमेटी का मसला नहीं पता होता। देखिए, कमेटी अगर आपकी खुल गई है
और आप कमिटी को अभी भी पे ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कोई लोन अदा कर रहे हैं। और अभी अगर आपके पास कोई कमिटी आप भर रहे हैं लेकिन अभी तक वो खुली नहीं है, इसका मतलब है वो पैसा जो अब तक आप भर चुके हैं, वो पैसा सामने वाले के पास अमानत के तौर में मौजूद है, तो वो आपके निसाब में शामिल होगा। तो अगर आपके पास कोई कमिटी खुल गई है, तो आपने जितने पैसे वापसी करने हैं उसके, तो आपका ये कमिटी लोन आ जाएगा। और अब तक आपने कुछ पैसे भरे लेकिन कमिटी नहीं खुली, तो ये कमिटी नॉट रिसीव की कैटेगरी में आ जाएगा। इसके अलावा लेट्स से आपके पास 1 तोला गोल्ड था तो 3,60,000 रुपये बना। इन तमाम एसेट्स की वैल्यू को जोड़ा तो ये तकरीबन 16 लाख समथिंग की अमाउंट बनी। और ज़कात के लिए आप पे कर्ज होना भी एक शर्त है कि आपके ऊपर अगर कर्ज है तो पहले आपके नेट वैल्यू में से कर्ज को माइनस किया जाएगा। तो आपकी जो वैल्यू 16,21,000 थी, और मैंने यहाँ पे एक पर्सनल लोन 1,30,000 का अज्यूम किया हुआ है, तो आपके पास जो नेट अमाउंट बचती है वो तकरीबन 15 लाख की बचती है। इस 15 लाख के ऊपर जो आपके ऊपर ज़कात ड्यू है वो 37,297 रुपीज़ की ड्यू होती है। अब यहाँ पर एक मुद्दा समझते हैं कि ये जो अमाउंट है या बैलेंस अमाउंट है, इसका जो निसाब है ये सिल्वर से लिया गया है। अच्छा, इसको लेने का जो मकसद है, इसको लेने का ये मकसद ये है कि अगर आपके पास कोई मिक्सअप होता है बिटवीन गोल्ड एंड अदर तिजारत, माल तिजारत, तो वहाँ पर जो निसाब अप्लाई होता है ये सिल्वर का अप्लाई होता है। वंस अगेन ये मसले जो हैं आप अपने करीबी उलमा से पूछ सकते हैं और आपको वहाँ से रहनुमाई मिल जाएगी। तो अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है तो फिर आपके पास गोल्ड का निसाब अप्लाई होगा। लेकिन आज के दौर में बहुत मुश्किल काम है कि किसी इवन फीमेल के पास सिर्फ और सिर्फ गोल्ड हो और 5 रुपये 10 रुपये टाइप की छोटी अमाउंट मौजूद ना हो। जब भी थोड़ा बहुत भी मिक्सअप आ जाएगा तो फिका अंती के तहत आपको प्राइस ऑफ सिल्वर के ऊपर अपना निसाब अदा करना होगा। तो यहाँ पर जो आपका निसाब की अमाउंट बनी 14,90,000, ये ग्रेटर थी 1,80,000 से। तो अब आप ज़कात देने के ज़कात आपके ऊपर वाजिब है और आपको मुस्तहिक लोगों तक ज़कात देनी है। और अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपके पास 14 लाख का, इवन इस केस के लिए 15 लाख का अगर आपके पास लोन होता, तो फिर आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट रहती वो तकरीबन 1,21,000 रहती, वो प्राइस ऑफ सिल्वर यानी निसाब से उस पर कम होती। अब आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं होती। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से देखनी है कि किस तरीके से हमारे ऊपर कितनी ज़कात लागू हो सकती है। और इसके अंदर आपने अपने तमाम एसेट्स को लिस्ट डाउन कर देना है, सिर्फ इसको एज अ बेंचमार्क नहीं बनाए। अगर आपने कोई और इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी दोस्त को इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कोई और किसी बॉन्ड्स की शक्ल में आपके पास कुछ पैसे मौजूद हैं, सब के सब आपने इस लिस्ट के अंदर इस शीट के अंदर लिस्ट डाउन करना है। तो दोस्तों हमने डिस्कस किया कि ज़कात कैसा एक वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है और कैसे ये इंडिविजुअल सोशल इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में हमारी मदद करता है। आइए दोबारा से एक दफ़ा समझते हैं कि ज़कात किस तरीके से आपको हेल्प करता है इंडिविजुअल सोशल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, उनका माल जो वो अल्लाह की राह में देते हैं वो उनके दिलों को साफ कर देता है। इस आयत की रोशनी में ये बात समझ आती है कि जब एक बंदा ज़कात अदा करता है तो उसके दिल में माल की जो ग्रीड है वो कम हो जाती है। और एक बंदा जब अपनी पसंद से, चाहत से एक बंदे को ज़कात दे रहा होता है और वो बंदा डिजर्विंग भी होता है, तो जैसे ही वो बंदा अपनी ज़रूरत पूरी करता है और उसके सामने ऐसा होता है जिस बंदे ने ज़कात दी, तो वहाँ पे उसको फीलिंग आती है कि उसने एक बहुत अच्छा काम किया। उससे इसके दिल में एहसास पैदा होते हैं और उसको एक रियल सेंस ऑफ हैप्पीनेस भी मिलती है। इसके साथ साथ उसका जो पैसा बच गया, उस पैसे के अंदर भी अल्लाह ताला बरकत पैदा कर देता है। और ये कहीं न कहीं ईमान ही की बात है जिसके तहत उसने अपनी ज़कात को अदा किया है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे अजर की उम्मीद है या कहीं न कहीं उसे अज़ाब का खौफ है। तो अगर कोई बंदा इस तरीके से भी, इस नियत से भी ज़कात अदा कर रहा है तो उसके ईमान में कितना इज़ाफ़ा हो रहा होगा। अब आइए देखते हैं कि आपकी ज़कात से सोशल इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है। सूरह हशर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ताकि माल सिर्फ अमीर लोगों के दरमियान घूमता न रहे। इस आयत से ये बात समझ आती है कि अल्लाह ताला बेसिकली ये चाहते हैं कि माल सिर्फ अमीरों के पास जमा होकर ना रह जाए, ये किसी एक सिस्टम का पार्ट बन जाए। इससे होगा ये कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और सोसाइटी में आपके जो रिश्तेदार हैं या आपके सोसाइटी के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, आपके जैसे पड़ोसी हो सकते हैं या वो लोग जो आपके पास काम करते हैं, या इसके अलावा कोई भी सोसाइटी का वीकर एलिमेंट है, जब आप उन लोगों तक ज़कात पहुँचाते हैं तो वो लोग भी अपलिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मुआशरे में एक ऐसा तबका अपलिफ्ट हो जाएगा जिसकी बुनियादी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, तो वो क्राइम की तरफ भी नहीं जाएगा। तो आप देखेंगे कि जब भी ऐसी सोसाइटी होती है जहाँ पे लोगों की बुनियादी ज़रूरत पूरे हो रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्राइम रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी एक दफ़ा दोबारा देख लें तो सबसे पहले वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट होने से डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है, या डिमांड एंड सप्लाई जो है वो रीशफल हो जाती है। हर किसी के पास अगर कुछ ना कुछ पैसा होगा तो आपके पास डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो जॉब्स
अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी, तो वो पैसा भी मार्केट के अंदर सर्कुलेट होगा, उससे मज़ीद डिमांड बढ़ेगी। तो एक किस्म का वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन करने से मार्केट के अंदर कितनी पैसों की सर्कुलेशन आना स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे इन्फ्लेशन कितनी हद तक कंट्रोल हो सकेगा और रिसेशन का तो दूर-दूर तक सवाल ही पैदा नहीं होता। इस्लामिक फाइनेंस की बात करें तो टैक्स एक अलग कॉन्सेप्ट है और ज़कात एक अलग कॉन्सेप्ट है। और ज़कात एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर ये क्लेम किया जाता है कि अगर ये एक सिस्टम ही लागू हो जाए प्रॉपर तरीके से, तो माशरे में जो गुर्बत का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ज़कात जब गवर्नमेंट जमा भी कर रही होती है, यानी इस्लामिक गवर्नमेंट अगर ज़कात को जमा भी कर रही होती है, तो उस पे फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन तबकों के ऊपर ही खर्च करे जिन तबकों को इस्लाम ने इजाज़त दी है। जैसे सोसाइटी का वीक वीक तबका या फिर वो लोग जिनको इजाज़त दी गई है कि वो गवर्नमेंट की तरफ से ज़कात कलेक्ट कर सकते हैं। जबकि टैक्स गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत के लिए भी पूरी कर सकती है और जिस पे चाहे अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकती है। लेकिन ज़कात अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बना दिया है, उसको खर्च करने के लिए भी अल्लाह की सुननी पड़ेगी, उसको जमा करने के लिए भी अल्लाह की सुननी पड़ेगी और कितना ज़कात आपके ऊपर ड्यू है, वो सिस्टम भी समझने के लिए आपको अल्लाह ताला की हुक्म सुनना पड़ेगा। अब आइए डिस्कस करते हैं ज़कात से जुड़े हुए वो मिथ्स एंड मिस्टेक्स जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। सबसे पहली मिस्टेक जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, वो ज़कात को सही तरीके से कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें आइडिया नहीं है कि किन चीज़ों को हमें ज़कात के अंदर रखना है और किन चीज़ों को ज़कात के अंदर नहीं रखना। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ये गलती कर बैठते हैं कि अपने शेयर्स के जो डिविडेंड के पैसे आते हैं, उसको ज़कात के अंदर काउंट नहीं करते। जबकि क्लियर गाइडलाइन दी हुई है उलमा कराम के थ्रू और अगर हम हदीस के थ्रू के रेफरेंस निकालें कि किस तरीके से डिविडेंड को भी ज़कात का पार्ट बनाया जा सकता है। इसी तरीके से माल तिजारत में बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं कि जो दुकान में सामान पड़ा हुआ है उसको अपने माल तिजारत नहीं समझते और उसके ऊपर ज़कात अदा नहीं करते। इसके अलावा निसाब की जो गलती होती है वो यही कि किस वक़्त जो है गोल्ड का निसाब लगाना है, किस वक़्त सिल्वर का निसाब बनाना है। तो ये वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जब हम ज़कात कैलकुलेशन की तरफ करते वक़्त करते हैं। सूरह तौबा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में नहीं खर्च करते, उन्हें अज़ाब की खबर सुना दो। यानी ये बहुत क्रिटिकल मुद्दा है और इसके ऊपर किसी किस्म की लापरवाही करना जो है मुनासिब नहीं है और हमें अपने कुलमा कराम से समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपकी सिचुएशन में किस तरीके से ज़कात मिलेगी। तो ये मसला किसी वीडियो के थ्रू नहीं होगा, यहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया तो ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन आप पर लाज़िम है कि आप अपने जो सिस्टम है उसको लेके जाएँ या अपना जो आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी में आपके जो भी इनकम है और आपके जो भी एसेट्स हैं, उनको लेके अपने किसी भी उलमा के पास जाएँ और उनसे अपने ज़कात के मसलों को समझें। इसके साथ-साथ जो एक और इम्पोर्टेंट मुद्दा और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का जो मकसद था वो यही था कि आम तौर पे लोग जो है अपनी ज़कात को रमज़ान में सबसे ज़्यादा निकालते हैं। अच्छा, ये एक बेसिकली अच्छी अच्छी चीज़ तो है क्योंकि रमज़ान में जब रमज़ान में अल्लाह की तरफ से तमाम फ़र्ज़ इबादत के जो रिवॉर्ड हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन ज़कात जो है सिर्फ रमज़ान में निकालना फ़र्ज़ नहीं है। आप पूरे साल में कभी भी जो है वो ज़कात निकाल सकते हैं जब भी आप साहिब निसाब बने हों। इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं कि हम ज़कात तो दे रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमारी ज़कात कहाँ जा रही है। इस्लाम की रोशनी में जो 8 कैटेगरीज़ हैं जिनको ज़कात दी जा सकती है, उन 8 कैटेगरी में अगर आप जिन बंदे को ज़कात दे रहे हैं वो उन 8 कैटेगरीज़ में नहीं लाया करता, तो आपकी ज़कात अदा नहीं हुई। तो आप पे बेसिक इन्वेस्टिगेशन करना लाज़िम है कि आप जिसको ज़कात दे रहे हो आइदर वो फुकरा में शामिल हो, मसाकीन में शामिल हो या बिल्कुल दीगर कैटेगरीज़ में शामिल हो जिनको ज़कात दी जा सकती है। अगर आप राह चलते हुए किसी भी लोग को ज़कात दे रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी ज़कात अदा हो गई, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इज़ नेसेसरी जब आप ज़कात दे रहे हो। एक आम गलती जो की जाती है वो ये भी की जाती है कि ज़कात में माल देना या सौंपना ज़रूरी है। आप किसी को बगैर बताए ज़कात नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी का हॉस्पिटल का बिल भी अदा करने जा रहे हैं, तो आपको उस बंदे को बताना ज़रूरी है कि मैं आपके बिहाफ़ पे बिल भर रहा हूँ या आप उसको वो पैसा देते हैं जिसके बिहाफ़ पे वो अपना बिल अदा कर सकते हैं। या इसी किस्म के अगर कोई मामलात और भी हो रहे हैं, आप किसी के लिए रोज़गार बनाना चाह रहे हैं या आप कोई और दीगर इस तरीके का फी सबिलिल्लाह वाला काम करना चाह रहे हैं, तो सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि वो ज़कात का माल है और वो एक्सेप्ट करेगा तभी आपकी ज़कात अदा होगी। इसके साथ-साथ ज़कात पैसों की सूरत में भी दी जा सकती है और खाने-पीने की सूरत की चीज़ों में भी दी जा सकती है, कपड़े की सूरत में भी दी जा सकती है। लेकिन आपको ये भी देखना होगा कि आप जिसको ज़कात दे रहे हैं अगर अदर देन पैसा आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं, तो क्या उससे उसकी ज़रूरत पूरी होगी भी कि नहीं? वंस अगेन यहाँ पे इस पॉइंट को जितना एम्फसाइज़ करूँ उतना कम है कि आप जिसको भी ज़कात दे रहे हैं, आपको इसके ऊपर प्रॉपर डिलिजेंस करके इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है कि उस बंदे को आपकी ज़कात की नीड है भी कि नहीं, या वो ज़कात का मुस्तहिक है भी कि नहीं। हम बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इदारों को भी पैसे दे रहे होते हैं। अब किसी इदारे को यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन हम उस इदारे को भी तो देखें वो पैसा कैसे खर्च कर रहा है। क्या उन इदारों के जो लोग हैं
वो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, तो वो कहीं बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ उनके जो टूर्स हैं, क्या वो ज़कात फंडेड तो नहीं है? आपके पैसों से तो वो फंड नहीं किए जा रहे। आपने इदारे को भी देखना है तो अच्छे तरीके से देखना है, आपने इंडिविजुअल को भी देखना है तो अच्छे तरीके से देखना है और प्रॉपर डिलिजेंस करके ही आपने उनके ऊपर खर्च करना है। इसीलिए इस्लाम का जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके का मॉडल है कि अपने करीबी रिश्तेदारों से स्टार्ट करो या अपने करीबी लोगों से स्टार्ट करो। क्योंकि आपको आपके करीबी लोगों का जो मसला है वो सबसे बेहतर पता होगा। आपके करीबी रिश्तेदारों का के बारे में आपको बहुत पता होगा। आगे पड़ोसियों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पता होगा। अगर हम इसी तरीके से ज़कात को स्प्रेड आउट करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका मसला काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इसके साथ-साथ जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि ज़कात को इतना लेट कर दिया जाता है देने में कि आपका वक़्त ही गुज़र जाता है या काफ़ी टाइम तक आपके पास वो पैसे जमा रहता है। तो जब भी पॉसिबल हो तभी हमने कहा कि खाली रमज़ान में निकालना ज़रूरी नहीं। जब भी आपका ज़कात आपके ऊपर फ़र्ज़ हो जाए, आप जब चाहें उसे निकाल सकते हैं और उसमें लेट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कभी-कभी क्या होता है इंसान है भूल जाता है, तो आपने वो ज़कात की अमाउंट निकाल के भी रखी थी, लेकिन किसी भी ज़हन की वजह से या भूल-चूक की वजह से आपने वो पैसे खर्च कर दिए। अब आपके पास वो पैसे हैं भी नहीं। आपने वो पैसों को भी दोबारा से निकालना है किसी न किसी तरीके से और ज़कात अदा करनी है। तो लेट भी नहीं करना और भूलना भी नहीं है। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए ये बात मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ज़कात से इम्पोर्टेंट या ज़कात से अच्छा कोई भी सिस्टम नहीं हो सकता और ये कंप्लीट इकोनॉमिक सिस्टम है और अगर तमाम मुसलमान सही तरीके से अपनी ज़कात निकालें और सही लोगों तक अपनी ज़कात को पहुँचा दें, तो एक तरीके से गुर्बत का खात्मा ही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अगर आपको इस तरीके की वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई किसी भी किस्म की आपको वीडियो रिक्वायर्ड है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएँगे। इसके साथ-साथ आप अपनी ज़कात किस तरीके से निकालते हैं और किन लोगों तक देते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, ताकि आप दूसरे लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन सकें। जज़ाकल्लाह।